अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PDM जलसा कराची। इस पे बात करने के लिए सबसे पहले कराची के बारे में बात करना बनता है, इसलिए मैं सबसे पहले कराची के बारे में बात करूंगी अपने एनालिसिस में। उसके बाद जलसे से पहले जो हुआ, जो मज़ार कायद पे नारेबाजी की गई, उस पर बात करेंगे, और फिर जलसे की तकारीर के बारे में जो हुई और जो ना हो सकी उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या कहा गया तकारीर में। और इसके साथ ही फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि एनालिसिस क्या है मेरा इन तकारीर के बारे में, कि क्या टेम्पो रहा। सबसे पहले कराची की बात करते हैं कि ये वही कराची है जो हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक ही कि ये वो कराची डूब रहा है, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी नहीं मिला। और ये वही कराची है जहाँ पे वही जमातें जो कि इक़्तिदार में अभी भी हैं और साल से हैं, और नक्कासी आपका निज़ाम तक कोई नहीं डेवलप हो सका, और वहाँ का कूड़ा तक नहीं संभाला जा सका किसी से। ये वहाँ की हुकूमत है, और एक ब्रिज तक नहीं वहाँ पे बन सका, सड़क का एक टुकड़ा तक नहीं कोई बना सका वहाँ पर। ये सारी बातें हैं जो आवाम की फलाह के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनके बारे में बात करना मैंने ज़रूरी समझा। और शुक्र पढ़ें PDM के सारे कायदीन के कल रात कराची में बारिश नहीं हो गई, नहीं तो फिर उसके बाद जलसे का क्या होता, पानी किसी तरफ को ना जाता, ना बिजली मिलती, कुछ भी ना होता। तो ये वो कराची है। तो कराची के लोग मेरा ख्याल है जब ये देखेंगे कि किसको सपोर्ट करना है, तो वो ये ज़रूर सोचेंगे। और दूसरी बात ये कि कराची के जो जलसे में लोग आए थे, जो आवाम आए थे, वो क्या कराची के ही थे जो कराची को बार बार बुला के आवाज़ दे के कोई बातें कही जा रही थी, तो वो क्या कराची के ही थे? ये भी देखने में आया। सारे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे भी जो आवाम के साथ जो बात होती रही वो ये थी कि बहुत सारी स्पेशली ख़वातीन को तो पता भी नहीं था कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और उनको बस बसों में भर के दूसरे शहरों से लाया गया था जलसे के लिए। और वही बात है कि जब आप इंतज़ामिया में होते हैं, जब आप हुक्मरान होते हैं किसी जगह के, तो आप बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों को लाया भी गया था। और हमने ये भी वीडियोस देखी कि भगदड़ मची जब कायदीन के आने का ऐलान हुआ, ख़वातीन की साइड पे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत बुरा एक इम्पैक्ट वो भी गया। उसके अलावा ये भी हमने देखा कि ख़वातीन जो बच्चों के साथ आई हुई थी, वो काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब वहाँ से जाना चाह रही थी, तो जलसे के जो गेट थे वो बंद कर दिए गए थे, तो नो वन वॉज अलाउड टू गो। तो ये तो एक पहले की बात हो गई। उसके अलावा जब जो मज़ार कायद पे हुआ, उसके बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, मैं भी करूँगी। और हम अगर वैसे ही सोचें कि किसी भी इस तरह की जगह की, किसी भी मज़ार की, किसी भी ऐसी जगह की, कब्रिस्तान की एक हुर्मत होती है। अगर हम मज़ार कायद के बारे में ना भी सोचें, फिर भी एक हुर्मत होती है। बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना, वहाँ पर इस तरह नारे लगाना एथिक्स के ही ख़िलाफ़ होता है, कहीं भी नहीं ये होता। उसके अलावा आप देखेंगे मज़ार कायद है जब, तो वहाँ पर जाके सियासत चमकाना ये बहुत अनएथिकल लगता है। बहुत सारी जगह थी, पूरा जलसा था जहाँ पे आप बात कर सकते थे, आप ये सारा कुछ वहाँ कह सकते थे, लेकिन ऐन उस वक्त जब दुआ पढ़ी गई है तो ये नारे लगाना बहुत अजीब लगा। दूसरी चीज़, जलसे की तकारीर जो हुई और जो नहीं हुई। जो नहीं हुई पहले बात करते हैं। नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं हो सकी, और उसके बारे में भी बहुत सी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, ये PMLN का मौक़िफ़ है, इसलिए वो तकरीर नहीं कर सके। दूसरी जो ख़बर है वो ये है, जो बात कर रहे हैं हल्के, वो ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का मिजाज, जब हम एनालिसिस ले रहे थे बहुत सारे लोगों का जलसे से पहले, कि वहाँ पर भी क्या ऐसी ही बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी, ललकारा जाएगा इदारों को और लोगों को, सरबराहान को। तो ये कल ही ये बात हो रही थी कि मौलाना साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ये अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ्रंट पे आके जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चले गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मिजाज रहा है कि वो इतनी सख्ती पे, इतने फ्रंट पे जाके इस तरह से इदारों के साथ तसादुम में कभी नहीं जाती। तो पीपल्स पार्टी का किरदार होगा आने वाले दिनों में भी, अगर कोई सुलह का रास्ता किस तरफ को निकलता है तो वो भी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी, क्योंकि मेज़बान जमात भी थी
اور ایک ان کا اپنا ایک تھا پلان کہ اس طرح بات ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک فیکٹر یہ تھا. دوسرا فیکٹر وہ ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے GNN نیوز کو بتایا اور اس پہ پھر بات بھی ہوئی. اور وہ فیکٹر کیا ہے یہ جان کر بہت حیرت ہوگی آپ کو، بلکہ آپ جان چکے ہیں. حیرت کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے میں وہاں سے کر لیتی ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں سربراہ افواج جو ہیں باجوہ صاحب کو للکار کے ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کو حساب دینا ہوگا. بہت سے سنگین الزامات ہیں میاں نواز شریف صاحب نے جو لگائے ہیں باجوہ صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ختم آپ نے کی، نون لیگ کو ہٹانے کے لیے، عمران خان کو لانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ آپ نے کی، الیکشن میں دھاندلی آپ نے کروائی، بہت سارا کچھ اس طرح کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. اب ایسی ہی دبنگ تقریر جو ہے وہ یہاں پہ بھی شاید کارکن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوتی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. اور اس کی وجہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بتائی ہے کہ جو وہاں پر کال گئی ہے ایک GHQ سے، اور ایک کسی بریگیڈیئر نے ان سے کہا ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ تقریر نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے تقریر اپنی روک دی ہے. تو یہ ایک بہت عجیب امپریشن ہے. ایک طرف آپ سربراہ کو للکار رہے ہیں اور دوسری طرف GHQ کی ایک کال سے آپ ڈر کے بیٹھ گئے ہیں. تو مجھے الطاف حسین صاحب کی جو MQM کے لیڈر ہیں ان کی کچھ تقاریر اور کچھ سچویشنز یاد آنا شروع ہو گئیں اس سے. ایک دن تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ میں کراچی کی سڑکوں پہ کوئی بہت خطرناک قسم کے جملے ہوتے تھے، اور دوسرے ہی اپنے خطاب میں وہ رو کے کچھ اور بول رہے ہوتے تھے. تو مجھے لگا کہ جو باہر چلے جاتے ہیں لیڈر تو شاید ان کی یہ خون میں آ جاتا ہے، یا وہاں باہر کی فضا کچھ ایسی ہے جہاں جا کے یہ ہو جاتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہوئیں وہاں پر، آپ ہماری پلکیں ہیں، لیکن پلکیں جو ہیں وہ آنکھوں کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں، اور کوئی ایک پلک اگر گر جائے، یہ مولانا صاحب کے واسطے آنکھ کے اندر تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اس ایک پلک کو، ایک بال کو نکالنا پڑے گا، یعنی کوئی ایک شخص کی بات ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بلاول صاحب کی اسپیچ کو دیکھیں تو انہوں نے ایک جملہ بولا، اب ہم ایک پیج اور ایک سٹیج پر ہیں، اس حکومت اور سلیکٹرز کو ہمارے پیج پر آنا پڑے گا یا جانا پڑے گا. اب ان کا پیج کیا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور دوسری چیز جو مجھے ایک کانفلکٹ کی چیز نظر آئی، ایک تو یہ کہ پچھلی اسپیچ میں جو ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہوا تھا تو پوری قوم میں یہ بہت کنسرن آ گیا تھا کہ افواج پاکستان کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایک نیریٹو بن رہا ہے. تو اس جلسے میں اس نیریٹو کو تھوڑا تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ سلام پیش کیے گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں. تو ایک نظر آئی ہے کہ ایک نرمی بنی ہوئی تھی. اور جو فرق مجھے نظر آیا ہے کہ ایک کانفلکٹ چھوٹا سا بن گیا ہے، چھوٹا یا جس طرح بھی کانفلکٹ یہ بن گیا ہے کہ ایک طرف پھر آپ ادارے پہ چلے جاتے ہیں کہ یا تو سلیکٹرز کو ہمارے پیج پہ آنا پڑے گا یا پھر جانا پڑے گا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ کچھ پرسنالٹیز ہیں جن کے ہم خلاف ہیں، جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں الائنس تو میں دیکھ رہی تھی. مریم نواز صاحبہ نے بہت پیاری پیاری باتیں کی کہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کریں گے، ہم حلیف ہوں گے لیکن دشمن نہیں ہوں گے، میں اور بلاول ایسے ریئیکٹ کریں گے فیوچر میں. تو مجھے یاد آ گئی کچھ وہ پریس کانفرنسز جو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے بھائی بھائی بن کر کی تھیں. مجھے یاد ہے کہ میں بھی اٹینڈ کرنے گئی تھی ایز صحافی اس وقت. تو شروع میں تو بڑی فضا بنی تھی جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے الائنس بنا کے حکومت بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر PMLN کو اس الائنس میں سے نکلنا پڑا کیونکہ وہ الائنس نہیں چل سکا. آئے دن کوئی مسائل ہوتے، جو باتیں PMLN کرتی، وہ PPP کو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ نہیں تھی. تو پھر وہ استعفے بھی دیے گئے اور وہ الائنس بھی ختم ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں فیڈرل سے بھی نون لیگ نکلی، اور اس کے بعد پھر نون لیگ نے الگ سے تحریک بھی چلائی اور دوبارہ سے اپوزیشن کی بینچوں میں جا کے بیٹھ گئی. جیتے ہوئے لوگ بھی
वापस जाके बैठ गए। तो ये अलायंस कहाँ तक चलता है और इस अलायंस के गुब्बारे में से कितनी जल्दी हवा निकलती है, स्पेशली इतने भारी भरकम जो नारे और एक बहुत बड़ा नैरेटिव फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तनाज़ुर में अगर बात करें तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो बहुत सारे हलकों में बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा एलिगेशंस भी लेवल किए जा रही हैं और बात भी हो रही है, बार बार इंस्टीट्यूट को घसीटा जा रहा है, तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो इस पर मुझे एक स्टोरी बहुत मैंने कहीं देखी पढ़ी तो वो मुझे याद आ रही है, वो मैं छोटा सा आपको करके सुनाती हूँ। उसका जो चंक है वो ये है कि एक कोई लकड़ी का काम करने वाला आदमी था, उसके पास एक कुल्हाड़ा था, सारी चीज़ें वो अपने दुकान में रख के बंद करके रात को जा रहा था, तो उसके अंदर दुकान के अंदर कोई सांप घुस आया। सांप देखता रहा, कुछ खाने की चीज़ ढूंढ रहा था, लेकिन उसी दौरान सांप की जो दुम है वो कुल्हाड़े पे लग गई और वो इट स्टार्टेड ब्लीडिंग। और उस कुल्हाड़े से ब्लीडिंग होने के बाद तो तकलीफ़ में था सांप, तो उसने वापस मुड़ के कुल्हाड़े का जो लोहे वाला हिस्सा था उस पर अपने दांतों से बहुत ज़ोर से काटा। लेकिन जाहिर है क्या हो सकता था, तो वो बहुत ज़ोर से काटने के बाद जब उसको खुद ही तकलीफ़ हुई तो वो उसने बार बार काटना शुरू कर दिया गुस्से में आकर। लेकिन उससे फिर क्या नतीजा हो सकता था वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर सांप ने क्या किया कि जैसे उसका एक तरीका होता है, वो लपेटता है अपने आप को दूसरे के गिर्द जान निकालने के लिए या बदला लेने के लिए, वो उसने किया उसके बाद भी। और नतीजा क्या हुआ, सुबह जो है जब आया वो तरखान तो सांप को उसने मरे हुए पाया वहाँ पर, लेकिन कुल्हाड़ा वहीं का वहीं था। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ों से। हम एक साख बनी हुई साख के इर्द गिर्द अपने आप को गुस्से में आके चाहे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लग जाएं और चाहे किसी मज़ार पे जाके बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लगाने लग जाएं, तो इससे फिर हमारा एंगर, हमारी अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन तो ज़ाहिर होती है, लेकिन कोई इदारा इस पे रिस्पॉन्स देगा उसको मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इदारा करे रिस्पॉन्स, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इदारे की ग्रेस ये है कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ आने वाले दिनों में सब देख भी लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, और उसके हिसाब से कुछ जो भी लोग अपना एक राय बनाना चाहें इदारे के बारे में भी और दूसरी तरफ के बारे में भी, वो भी आप पे ही है। तो लेकिन मेरा ये एक एनालिसिस है कि इदारे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इदारे अगर इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे तो ये इनकी अपोजिशन की जितनी भी एलिगेशंस हैं उनको, उनके मौक़िफ़ को ये तक़वियत देगा। और इदारा जितना साइड पे रहेगा, और उन्होंने तो कहा है पहले भी, जीबी के जो इलेक्शन है उसके बारे में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली कहा है कि आप लोग इलेक्शंस का ख्याल रखें, हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये वही फ़ौज है, मैं फिर कहना चाहूँगी, जिसने कराची में जाके पानी में फंसे हुए लोगों को भी निकाला। और अगर लाहौर में कल तक भी किसी प्लाजे में आग लग रही थी तो ये वही फ़ौज है जो वहाँ से जाके लोगों को निकाल रही थी, इवैक्यूएट कर रही थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो जब इदारों के अपने अपने सर्कल्स की बात आती है काम करने की, तो ये ज़रूर बात होनी चाहिए। इस मौक़िफ़ पे मैं हमेशा साथ दूंगी अपोजिशन का भी और किसी भी और का भी, इसलिए कि जब सर्कल की और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों की बात आएगी तो फिर बात सिर्फ इस एक इदारे पे नहीं आएगी या किसी एक इदारे पे नहीं आएगी, उस इदारे पे भी आएगी जहाँ पे हम जिन लोगों को इलेक्ट करके बिठाते हैं उस इदारे की भी आएगी। वो कितना हमें डिलीवर करके जाते हैं उस इदारे की भी आएगी। इसके साथ ही ना ही रख तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।